नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अब काशी में गंगा की लहरों पर कुछ ही समय बाद हाइड्रोजन यान दौड़ेगा। देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोलकाता से काशी के रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर पहुंच गया है। दो मंजिला हाइड्रोजन क्रूज कोलकाता से काशी का सफर तय कर चुका है। जी हां, ये ना पेट्रोल से चलेगा और ना ही डीजल से। ये पूरी तरह हाइड्रोजन से गंगा की लहरों पर दौड़ेगा, जिससे पर्यटकों को गंगा भ्रमण की सुविधा मिलेगी। इसीलिए इसे हाइड्रोजन जलयान कहा जा रहा है। देश का ये पहला हाइड्रोजन शिप है, जिसके संचालन का सौभाग्य काशी को मिलने जा रहा है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद इसे वाराणसी लाया गया है। 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये शिप पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शिप की टेस्टिंग की है। जलयान को वाराणसी से चुनार तक चलाया जाएगा। कोच्चि शिपयार्ड में बना देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोलकाता से चलकर काशी पहुंच गया है और अब काशी के रामनगर टर्मिनल पर खड़ा है। बता दें कि ये कैटमरान पेरिया 3 इस जलयान को कहा जाता है और 32 दिन इसको लगे रालूपुर जलयान यहाँ पर पहुंचने पर टर्मिनल। और जलयान गंगा में पानी कम होने से गाजीपुर में फंस गया था। रास्ते में 2 जगह कैथी और चकेरी में कम पानी होने से ड्रेजिंग करानी पड़ी, जिसके बाद ये जलयान काशी पहुंचा है। इसके लिए चलने के लिए इसको न्यूनतम 2 मीटर जल स्तर होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और अब 50 से 60 लोग इसमें एक साथ यात्रा कर सकते हैं और 34 मीटर लंबे वातानुकूलित जलयान में 10 लोग इसकी गैलरी में भी घूम सकते हैं। बता दें कि 6.5 नॉट्स की गति से ये जलयान चल सकता है और दिशा परिवर्तन भी कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें इसको 1 घंटे नदी में चलने के लिए 5 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट भी अब यहाँ पर बनाया जाएगा। इस जलयान की लंबाई करीब 28 मीटर है, वहीं चौड़ाई 5.8 मीटर बताई जा रही है। हाइड्रोजन जलयान को 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। इसका वजन करीब 20 टन है। ये 50 से 55 लोगों को आसानी से ले जा सकेगा। शिप के संचालन के लिए जल्द हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित होगा। यहीं से सिलेंडर में हाइड्रोजन भर के जलयान तक पहुंचाया जाएगा। इस शिप को इलेक्ट्रिक इंजन से भी लैस किया गया है, ताकि फ्यूल खत्म होने पर इसे दूसरे इंजन से चलाया जा सके। वाराणसी में इस शिप के संचालन में कामयाबी मिलने के बाद दूसरे शहरों में भी हाइड्रोजन शिप चलाए जाने पर काम शुरू होगा। जो दूसरे घाट हैं, रविदास घाट, नमो घाट, वहां पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं हाइड्रोजन प्लांट के हिसाब से। अगर हम इसको 1 घंटे में जिस तरीके से इसको 5 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1500 किलोग्राम हाइड्रोजन में ये 300 घंटे चल सकता है। इसको भविष्य में काशी से प्रयाग के बीच चलाई जाने की तैयारी है। अभी फिलहाल ये यहीं पर है, इसके बाद इसको पर्यटन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बता दें कि जलयान के कमरे का निर्माण मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की तरह है, जो उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ग्लास युक्त प्लास्टिक से बने हैं। इसमें 5 हाइड्रो सिलेंडर के साथ 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी है। अभी जलयान के आगे कार्यक्रम की रूपरेखा तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जलयान जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसको काशी से प्रयाग के बीच में चलाया जाएगा और संभावना जताई जा रही कुंभ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कमिश्नर पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। और विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर फिर नई मुश्किल में फंस गई हैं। पुणे पुलिस उनके मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच करेगी। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद अपनी डिमांड और कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ पूजा खेडकर बल्कि उनके माता पिता तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन विवाद में किसान को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे पुलिस की 2 टीमें मामले की जाँच कर रही है। एक टीम पूजा खेडकर के माता पिता की तलाश कर रही है। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय थिंग्स। पुलिस की दूसरी टीम अहमदनगर में पूजा खेडकर की दिव्यांगता के सर्टिफिकेट की जांच में जुटी है, जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने अपनी बेटी का बचाव किया था। मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं,
उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है। उधर केंद्र सरकार पहले ही पूजा खेड़कर के खिलाफ एक जांच कमेटी बना चुकी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सियासी हवा भड़का दी है। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का सामूहिक निकाह भी होगा। तौकीर रजा ने इसके लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी, वहीं हिंदू संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया है। जेपी ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। अक्सर विवादों में रहने वाले आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर विवादों में हैं। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन भी मांगी है। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को एक साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे और सभी का सामूहिक निकाह भी होगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक। तौकीर रजा के इस बयान के बाद तीखा विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सियासी तौर पर भी इसका विरोध शुरू हो गया है। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया है, इसे लेकर किसी धर्म गुरु का इस तरह का ऐलान ठीक नहीं है। धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन विवाह के लिए मैं इसके समर्थन में कभी नहीं रहा। धर्म परिवर्तन जो होता है वो एक अलग मैटर है और विवाह के वास्ते धर्म परिवर्तन करवाना वो अलग मैटर है। और किसी को अगर धर्म अपना परिवर्तित करना है तो संविधान उसको इजाजत देता है, वो डीएम से परमिशन ले और अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसी नेता को या किसी आलिम को आगे बढ़कर इसकी कमान अपने हाथ में लेना मैं समझता हूं कि राजनीतिक माहौल में ठीक नहीं है। तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कई हिंदू धर्म गुरुओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। हिंदू संगठनों ने डीएम से तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पे उपद्रव हो, दंगा फसाद हो।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने तौकीर रजा पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की जीभ काटने की धमकी दी है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना, तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्मप्रदर्शन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट लूंगा। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा पहले भी विवादों में रहे और विवादित बयान भी देते रहे। उनके कुछ पुराने विवादित बयानों का जिक्र करें तो मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश की जा रही है। मुस्लिम बस्तियों में टारगेट करके युवाओं को शराब का आदी बनाया जा रहा है। हिंदुओं को चेतावनी देता हूं, मुस्लिम युवाओं ने अगर कानून हाथ में लिया तो हिंदुओं को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अयोध्या पर सारे झूठ सहन कर लिए थे, ज्ञान वापी या दूसरे केस में नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार धृत राष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान सड़कों पर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। CAA वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन की बात कहकर सियासी माहौल को हवा दे दी है। अब देखना यह है कि मौलाना के भड़काऊ बयान पर पुलिस प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी वार पलटवार कितना तेज रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों के पैर में बिहार के हाजीपुर के जूते। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। हाजीपुर की एक कंपनी बड़े पैमाने में ऐसे जूतों का निर्माण और निर्यात कर रही है जो रूसी सैनिकों की पहली पसंद बने हुए हैं। बिहार के हाजीपुर में जूतों की फैक्ट्री में काम करते कारीगर अपनी कुशलता दिखा रहे हैं। कहने को तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बावजूद इसके हर कोशिश खुद को आगे और बस आगे करने की है। आप सुनकर चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि यही जूते रूस की आर्मी पहनती है। हाजीपुर जिले की कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स कंपनी यूरोपीय बाजार के लिए सेफ्टी शू बनाती है। 2018 में शुरू हुई इस कंपनी ने बीते साल 100 करोड़ रुपए में ऐसे 15 लाख जोड़ी जूते निर्यात किए हैं। हालांकि कंपनी अपने तय लक्ष्य में 50% से अधिक की बढ़ोतरी करना चाहती है। लेडीज को, वुमेन्स को हम लोग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे और नियरली 70% जो है हम लोग का यहाँ पर लेडीज एम्प्लॉयमेंट हम लोग दिए जा रहे। एट प्रेजेंट जो है हम लोग टोटल एक्सपोर्ट जो है रशिया के लिए करते हैं 100%। इसके अलावा हम लोग अभी यूरोपियन मार्केट्स में भी जा रहे, एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में भी हम लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे। कंपनी के जनरल मैनेजर शिव कुमार बताते हैं कि कंपनी में बने जूते ज्यादातर रूस भेजे जाते हैं। रूसी सेना इसी का इस्तेमाल करती है और इन जूतों की खासियत भी है कि ये पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में फिसलते नहीं और तो और -40 डिग्री तापमान में भी ये पूरी तरह से कारगर हैं। फैक्ट्री में करीब 300 कर्मचारी हैं, जिनमें 70% महिलाएं हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है। My main core thing is the development of the new products, the fashion products, and marketing the same into the European markets. Our core strength in the market is France, Italy, Spain, and United Kingdom. स्थानीय लोगों को इस काम से सबल बनाने में मदद मिल रही है। बढ़ेगा व्यापार, बढ़ेगा रोजगार, तो बढ़ेगा बिहार। और तो और भारत और रूस के मजबूत रिश्तों को ये और भी मजबूती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 19 जुलाई से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा होने जा रही है। पेपर लीक होने के बाद फिर से ये परीक्षा हो रही है जो 22 जुलाई तक चलेगी। इस बार पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए बीपीएससी की ओर से बड़ी तैयारियां की गई हैं। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। 19 जुलाई से बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा होने जा रही है। पेपर लीक होने के बाद फिर से ये परीक्षा हो रही है जो 22 जुलाई तक चलेगी। करीब 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।
खास बात ये कि 19 जुलाई से 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा होगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य के 27 जिले में कुल 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए बीपीएससी की ओर से बड़ी तैयारी है। अब जान लीजिए कैसी है बीपीएससी की तैयारी कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर। जीपीएस से सभी प्रश्न पत्र की गाड़ी को जोड़ा गया है। कौन से सेट किस केंद्र पर जाएंगे, डीएम को इसकी जानकारी होगी। परीक्षा के दिन ही डीएम को ये पता चलेगा। पेपर के बक्से में स्ट्रिपिंग के साथ सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। 400 सेंटर पर 10,000 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। सभी कैमरे सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे रहेंगे। पेपर की पैकिंग को खोलना संभव नहीं है। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर वितरण तक में नई व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक मैच नहीं करने की सूरत में उनकी अलग से जांच होगी। आयोग के चेयरमैन ने दावा किया कि इस नए तरीके के बाद पेपर लीक के चांसेस बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे। फिर भी अगर पेपर लीक होता है तो आयोग को तुरंत इसका पता चलेगा कि कहां से पेपर लीक हुआ और इसका दूसरे जिले पर कहीं कोई असर नहीं होगा। आयोग ने पहले मार्च में जो एग्जाम ली थी उससे अब जो एग्जाम ली है उसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। जैसे मल्टी सेट से एग्जाम होगी, इसका मतलब है कि एक से अधिक क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में, सीलिंग में, रैपिंग में, स्टैपिंग में और बाकी सारी प्रक्रिया में काफी सारे सुधार किए गए हैं। हर एक प्रक्रिया को यूनिक बनाया गया है। तो सुना आपने बीपीएससी के चेयरमैन को, जिन्होंने पेपर लीक माफिया के साथ शिक्षा माफिया को भी सीधी और खुली चुनौती देते हुए परीक्षार्थियों को ईमानदारी और भय मुक्त होकर परीक्षा देने को कहा है। और रिजल्ट को लेकर आयोग के अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया कि परीक्षा के परिणाम आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जारी किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ये ख्याल आपको लुभाता होगा। दुनिया भर में तो कई लोग गैरकानूनी तरीके से खजाने की खोज भी करते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां खजाना ढूंढने के चक्कर में बदमाशों ने गुप्तकालीन मंदिर की नींव तक खोद डाली। रिपोर्ट देखिए। खजाने की खोज, रंग महल दिया खोद, गुप्त काल की धरोहर, चोरों की नजर। गुप्तकालीन धरोहर है पन्ना के अजयगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन रंग महल मंदिर। ऐतिहासिक अजयपाल के किले में बना यह मंदिर खतरे में है। मंदिर को खतरा खजाने की तलाश करने वालों से है। मंदिर में गड़ा धन खोजने के लिए पहले भी बदमाशों ने यहां खुदाई की है, लेकिन इस बार तो खजाने के लालच में मंदिर की नींव के पत्थरों को ही खोद कर निकाल दिया। ये तस्वीरें देखिए। मंदिर के बाहर पत्थर और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। ये मंदिर की नींव से निकाला गया है। ये मंदिर एएसआई के अधीन है। एएसआई इसकी देखरेख और सुरक्षा करती है, लेकिन प्राचीन मंदिर की सुरक्षा किस तरह की जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंदिर में गड़े धन की लालच में कई बार खुदाई की गई है, लेकिन ज्यादातर मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तो मंदिर पर ही खतरा मंडराने लगा है। अनमोल धरोहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में खुदाई से हड़कंप मचा है। थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है, उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि ये पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन पुलिस के पास आया तो शीघ्र ही स्पॉट को विजिट किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और इसमें कायमी की गई है
मूलतः जो शासकीय संपत्ति है या एएसआई के अंडर में जो संपत्ति है उसको जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है उसको लेके ये कायमी की गई। गुप्तकालीन रंगमहल मंदिर एक अनमोल धरोहर है। जो लोग खजाने की तलाश में मंदिर को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये मंदिर खुद एक खजाना है, किसी भी खजाने से ज्यादा अनमोल है। इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने मोदी सरकार की काफी तारीफ की है। शेखपुरा में एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए काफी काम कर रही है, लगातार विकास का काम हो रहा है। बिहार में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमारी जो सरकार है वो लगातार इस पे काम कर रही है कि महिलाओं के, जैसे एनडीए की सरकार है, उन्होंने महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ी है, गरीबों के साथ की लड़ाई लड़ी है। कितने वर्ष में आप देख सकते हैं कि बिहार में बदलाव दिख रहा है और आगे और भी बदलाव दिखेगा, वो चाहे आपका हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो। केंद्र सरकार 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले बजट से राइस मिल के मालिक को काफी उम्मीदें हैं। कैमूर में राइस मिल के मालिक चावल पर लगने वाले मिल चार्ज को बढ़ाने की मांग कर रही है। अरबा चावल और उसना चावल पर मिलिंग चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बजट में नई तकनीकी मशीनों पर सब्सिडी और सरकारी सहायता की भी उम्मीद की जा रही है। है कि भारत सरकार का जो मिलिंग है अभी आज भी अरवा पर 10 रुपया और उसना पर 20 रुपया जो मिलिंग चार्ज है, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। इतना खर्चे में कहीं चावल बन नहीं सकता है। कम से कम उसना में 200 रुपया मिलिंग चार्ज होना चाहिए, अरवा में कम से कम 150 रुपया मिलिंग चार्ज होना चाहिए। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।